हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई प्लेटफॉर्म पर। तो हमारे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था माइक्रोब्स इन एग्रीकल्चर टॉपिक के बारे में, जिसके अंदर हमने देखा था कि कैसे माइक्रोब्स एग्रीकल्चर के फील्ड में यूज़ हो सकते हैं, उनका एक बेनिफिशियल यूज़ हो सकता है। यूजुअली हम देखते हैं कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, लेकिन हमने देखा कि कैसे माइक्रोब्स के कुछ बेनिफिशियल यूजेस भी होते हैं और एग्रीकल्चर के फील्ड के अंदर जो इनके यूजेस थे वो हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था। इस वाले वीडियो में हम उस टॉपिक के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने वाले हैं, एमसीक्यू एंड मेंस आंसर राइटिंग वाला क्वेश्चन में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले हम एक ब्रीफ समरी ले लेते हैं कि जो हमने पिछले वीडियो में जो जो पढ़ा था उसके बारे में। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है नाइट्रोजन फिक्सेशन। हमने पढ़ा था नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, N2 गैस कन्वर्ट हो जाती है अमोनिया और नाइट्रेट्स में। बेसिकली N2 गैस प्लांट्स के द्वारा इजीली एब्जॉर्ब नहीं की जाती है, जिसका रीज़न क्या है कि N2 मॉलिक्यूल के अंदर N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, जो कि बहुत स्ट्रांग होता है और इसे ब्रेक कर पाना मुश्किल होता है। इसलिए इस N2 को कन्वर्ट किया जाता है अमोनिया में या नाइट्रेट्स में। तो ये जो नाइट्रोजन के कंपाउंड हैं उनको प्लांट्स इजीली एब्जॉर्ब कर पाता है। और इस काम को करने के लिए कौन होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं। बैक्टीरियाज भी दो प्रकार के होते हैं। एक बैक्टीरिया होते हैं राइजोबियम, ये होते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज। सिम्बायोटिक मतलब ये एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप में होते हैं प्लांट के रूट्स के साथ में। बेसिकली प्लांट के रूट्स में ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, तो ये प्लांट्स को तो नाइट्रोजन प्रोवाइड कर देते हैं। और इन रिटर्न वो प्लांट्स के थ्रू कार्ब्स, जो कि इनके लिए फूड की तरह होता है, वो ले लेते हैं। तो बेसिकली एक दूसरे को ये हेल्प करते हैं। सेकेंड टाइप होता है फ्री लिविंग बैक्टीरिया, जिसके एग्जाम्पल है अजोटोबैक्टर, क्लॉस्ट्रीडियम और साइनोबैक्टीरिया। इनके नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में इनके नेम पूछे जा सकते हैं। एंड इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सिम्बायोटिक और फ्री लिविंग बैक्टीरिया के बीच में डिफरेंस भी समझ सकें। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं, जो कि नाम से पता चल रहा होता है, वो सॉइल में ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, वो रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट नहीं होते। दूसरा तरीका जिससे कि माइक्रोब्स बेनिफिशियल होते हैं एग्रीकल्चर की फील्ड में, वो है बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में। तो बायो फर्टिलाइजर्स नाम में पता चल रहा है, ये बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स हैं। ये केमिकल फर्टिलाइजर्स की तरह नहीं होते ये, लेकिन काम वही करते हैं, ये न्यूट्रिएंट अपटेक को बढ़ाते हैं। बेसिकली जैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स जो असेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो हम बाहर आउटर तरीके से, हम बाहरी रूप से हम प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं, बट इन केस ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स हम सॉइल के अंदर प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स का ही एब्जॉर्प्शन बढ़ा देते हैं प्लांट्स के द्वारा। ये काम होता है ब्लू ग्रीन एल्गी के थ्रू, जिनका एग्जांपल है एनेबीना, नॉस्टॉक। अब ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं हिट्रोसाइट्स के थ्रू। वेरी वेल वी अंडरस्टूड व्हाट हिट्रोसाइट्स वर। एंड सेकेंड टाइप है फंजाई। फंजाई के अंदर एक टाइप है माइकोरिजा। ये भी क्या करते हैं, फंगल रूट्स के मदद से नाइट्रोजन सॉरी फंगल रूट्स के मदद से ये न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं, अपटेक को बढ़ाते हैं। देन है बायो कंट्रोल एजेंट्स। ये होते हैं बायोलॉजिकल या नेचुरल पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक होते हैं एक प्रकार से, लेकिन बायोलॉजिकल होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बैक्टीरिया है बेसिलस thuringiensis, सेकेंड है फंगस ब्योविरा बेसिनिया। तो ये हो गया एक समरी ऑफ ऑल व्हाट वी हैव रेड इन द प्रीवियस वीडियो। नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, फ्री लिविंग बैक्टीरिया। बायो फर्टिलाइजर्स भी कौन से होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, एनाबीना, नॉस्टॉक, ये इनका नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी का। बेसिकली ब्लू ग्रीन एल्गी एक प्रकार के बैक्टीरियाज ही होते हैं, एंड ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। तो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन को इन्होंने भी बढ़ा दिया। और फंजाई हैं, फंजाई का एक टाइप है माइकोरिजा, वो फंगल रूट की मदद से एब्जॉर्प्शन को, न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं। इनके इस प्रकार से रूट्स का शेप में ये प्रेजेंट होते हैं माइकोरिजा। और जितने दूरी तक ये रूट्स फैले होंगे उतने दूरी से ये न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएंगे, वाटर के इनटेक को बढ़ाएंगे। फिर बायो कंट्रोल एजेंट्स होता है
ये केमिकल पेस्टिसाइड्स हम जैसे यूज़ करते हैं उसी तरीके से बायो कंट्रोल एजेंट्स के अंदर कुछ माइक्रोब्स यूज़ होते हैं जो क्या करते हैं, फील्ड के अंदर, खेती के अंदर प्रेजेंट जो भी हार्मफुल क्रिएचर्स हैं, जो भी कीड़े हैं, उनको ये मार गिराते हैं। इनका एग्जाम्पल है जैसे बैक्टीरिया है एक, बैसिलस thuringiensis, और एक फंगस है ब्योविरा बेसिनिया। सो बेस्ड ऑन दिस हम अब कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं। पहले कुछ इजी क्वेश्चंस को करेंगे सो दैट आपका बेस बिल्डअप हो पाए। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स इज कॉमनली यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर फॉर लेग्यूमिनस क्रॉप्स? तो लेग्यूमिनस क्रॉप के लिए बायो फर्टिलाइजर्स की तरह कौन सा माइक्रोब यूज होता है? तो ये हमने बहुत अच्छे से समझा था। राइजोबियम जो है वो लेग्यूमिनस क्रॉप्स में यूज होते हैं। दलहनी पौधे जो होते हैं उनके अंदर उनके रूट नोड्यूल्स में ये प्रेजेंट होते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन का ये काम करते हैं। पर क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर रहे हैं तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये एक बायो फर्टिलाइजर का ही काम कर रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट रोल डज एजोला प्ले इन पैडी फील्ड्स? अजोला नाम एक किसका है? एक प्लांट का है। और ये क्या रोल प्ले करता है पैडी फील्ड्स के अंदर? चावल की खेती में ये क्या रोल प्ले करता है? ये करता है फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। चलिए समझते हैं, ये शायद हमने पिछले सेक्शन में कवर नहीं करा था। बेसिकली अजोला क्या होते हैं, ये हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन थ्रू इट्स सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद ब्लू ग्रीन एल्गी, जिन्हें जिन्हें कि हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, कॉल्ड एनाबीना एजोली। क्योंकि अब देखो ये एनाबीना क्या, एक प्रकार का साइनोबैक्टीरिया है और ये एजोला प्लांट के लीव्स के अंदर रहता है, इसलिए इसका नाम हमने एनाबीना एजोली रख दिया है। और ये कहाँ रहता है? ये इसके लीव्स के अंदर रहता है। सो बेसिकली जैसे आपको ये पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि ये तो हैं राइस के पौधे, और ये जो बीच में लाइट ग्रीन कलर का सब्सटेंस आप देख रहे हैं ये बेसिकली ये एजोला प्लांट ही है। और इन एजोला प्लांट के लीव्स के अंदर एनाबीना नाम का साइनोबैक्टीरिया रहता है। तो अब ये एजोला जो है वो एक तरीके से इस एनाबीना एजोली के लिए एक होस्ट का काम कर रहा है इसके लीफ के थ्रू। तो इसके लीफ के अंदर क्या होगा, एजोला प्लांट के लीफ के अंदर एनाबिना नाम का साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। तो इस तरीके से जैसे जैसे ये एजोला बढ़ता जाएगा, स्प्रेड करता जाएगा पानी में, उसी प्रकार से इसका नाइट्रोजन फिक्सिंग की जो एबिलिटी है वो भी बढ़ती जाएगी। अब बहुत सारा बढ़ने के बाद में जब ऑब्वियसली एक टाइम के बाद में ये डिकम्पोज भी होगा, ये प्लांट ख़त्म भी होगा, तो जब ये डिकम्पोज हो जाएगा तो इसके अंदर जितने भी नाइट्रोजन स्टोर थी वो भी सॉइल के अंदर आ गई। तो इस प्रकार से ये ग्रीन मैन्योर का भी काम कर रहा है। इको फ्रेंडली है। अब कोई भी जो भी प्लांट बेस्ड होगा वो इको फ्रेंडली तो होगा ही, सस्टेनेबल एंड इको कॉस्ट इफेक्टिव भी हो गया ये। सो दिस इज हाउ एजोला हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ यूजिंग बायो फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर? तो बायो फर्टिलाइजर्स को एग्रीकल्चर की फील्ड में यूज करने का क्या इनमें से एक बेनिफिट नहीं है? इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, ये तो बेनिफिट हो गया। एनहांसेस क्रॉप यील्ड, ये भी एक बेनिफिट ही हो गया। इंक्रीजेस केमिकल पॉल्यूशन, नो दिस इज रॉन्ग। केमिकल पॉल्यूशन को ये तो कम करता है, डिक्रीज करता है, ना कि इंक्रीज करता है, तो दिस इज रॉन्ग। देन है फॉस्फेट solubilizing बैक्टीरिया आर इम्पॉर्टेंट इन एग्रीकल्चर बिकॉज फॉस्फेट solubilizing बैक्टीरिया। अब नाम से पता चल रहा है कि कोई ऐसे बैक्टीरिया हैं जो फॉस्फेट को soluble बना देते हैं, या फॉस्फेट को एक ऐसे फॉर्म में बना देते हैं, ऐसे फॉर्म में प्लांट्स को प्रेजेंट कर पाते हैं जो कि यूज हो पाए। तो इनका काम क्या है? कन्वर्ट अमोनिया इनटू नाइट्रेट, नो दिस इज नॉट देयर वर्क। डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, नो दिस इज ऑल्सो नॉट। मेक फॉस्फोरस अवेलेबल टू प्लांट्स, हाँ ये सुनने में सही लग रहा है। फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया क्या करेंगे? फॉस्फोरस को अवेलेबल करेंगे प्लांट्स के लिए। एब्जॉर्ब हैवी मेटल्स फ्रॉम सॉइल, ये भी नहीं है। तो चलिए समझते हैं कि फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया एक्चुअली में है क्या। बेसिकली एक ऐसे बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं जो कन्वर्ट करते हैं इनसॉल्युबल फॉर्म्स ऑफ फॉस्फेट इन द सॉइल इनटू सॉल्युबल फॉर्म्स। इनसॉल्युबल फॉर्म्स ऑफ फॉस्फेट को सॉल्युबल फॉर्म में ये कन्वर्ट कर देते हैं, विच प्लांट्स कैन इजीली एब्जॉर्ब एंड यूज फॉर ग्रोथ। जैसे कि नाइट्रोजन का
केस में हमने देखा था फॉस्फेट भी सॉइल के अंदर क्या है, आयरन या एल्यूमिनियम ऐसे मेटल्स के साथ में रिएक्ट करके कुछ ऐसे कंपाउंड बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन फॉस्फेट या एल्यूमिनियम फॉस्फेट। और ये जो कंपाउंड्स हैं वो प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, तो इनको तोड़ के एस फॉस्फेट को फ्रीली अवेलेबल कराने का काम ये फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग माइक्रोब्स करते हैं। कौन कौन माइक्रोब्स ये काम करते हैं? कुछ बैक्टीरिया हैं जैसे कि स्यूडोमोनास, बैसिलस मेगाटीरियम, राइजोबियम। कुछ फंजाई हैं जैसे एस्परजिलस नाइजर एंड पेनिसिलिन। अब इनकी नाम आपको याद रहने चाहिए, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और काम करते कैसे हैं? बेसिकली ये जो पीएसएम्स होते हैं यानी कि फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग माइक्रोब्स, ये सीक्रेट करते हैं कुछ ऑर्गेनिक एसिड जैसे कि ग्लूकोनिक एसिड या सिट्रिक एसिड। अब ये एसिड क्या करेगा, ये लोअर कर देगा पीएच अराउंड द रूट जोन। प्लांट के रूट्स के अराउंड का प्लांट के रूट्स के अराउंड का जो भी एरिया होगा उसको ये एसिडिक बना देगा, उसके पीएच को कम कर देगा। पीएच आपको पता है कि 0 से 7 to 14 की स्केल पे होता है। जितना ज़्यादा पीएच कम होता जाएगा उतना ज़्यादा कोई भी सब्सटेंस एसिडिक होता जाएगा, और जितना ज़्यादा पीएच बढ़ता जाएगा वो और ज़्यादा बेसिक होता जाएगा। तो पीएसएम क्या कर रहे हैं, क्योंकि एक ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं, और एसिड का क्या काम क्या होता है, एसिडिटी बढ़ाना। और एसिडिटी जितनी ज़्यादा पीएच कम होता जाएगा उतना ज़्यादा एसिडिटी बढ़ती जाएगी। तो एसिड आपको पता है, इन जनरल आपको ये आइडिया है कि एसिड किसी भी चीज़ को डिसॉल्व कर देते हैं। सो अब ये एसिड क्या करेंगे, ये डिसॉल्व कर देंगे इन फॉस्फेट के कंपाउंड्स को। चाहे आपकी सराउंडिंग जो सॉइल है एरिया वो एल्कलाइन हो या न्यूट्रल हो, लेकिन जो भी फॉस्फेट के कंपाउंड प्रेजेंट है उनको डिसॉल्व कर देंगे। और इस प्रकार से जो फॉस्फोरस है उसको अवेलेबल कर देंगे प्लांट्स के लिए, उनको यूज़ कर पाने के लिए। प्लांट्स को ज़रूरी होता है उनकी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन मिलना, फॉस्फोरस मिलना एंड कैल्शियम मिलना। तो ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का तो हमने देख ही लिया, यहाँ पे हमने फॉस्फोरस वाला केस देखा कि कैसे ये बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाते हैं फॉस्फोरस के केस में। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज और आर करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है? पहला है फ्रैंकिया एक्टिनोराइजल प्लांट, सेकंड है राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट, थर्ड है अजोटोबैक्टर सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब हर एक पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। पहला है फ्रैंकिया एक्टिनोराइजल प्लांट। अब देखो ये तो हमने नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे समझते हैं? सेकेंड पार्ट पे चलते हैं, राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट। अब ये तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि राइजोबियम बैक्टीरियम लेग्यूमिनस प्लांट के रूट्स में मिलते हैं। थर्ड है, ये तो सेकेंड तो पक्का है। अब थर्ड का केस देखते हैं, अजोटोबैक्टर सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। अजोटोबैक्टर नाइट्रोजन फिक्सेशन को तो करता है, लेकिन ये सिम्बायोटिक वाला केस नहीं होता, ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया होता है। तो इस तरीके से जो थर्ड पॉइंट है वो रॉन्ग हो गया। तो जहाँ पे भी जिन भी ऑप्शंस के अंदर थर्ड आ रहा है, ऑल ऑफ द अबव में 1 2 3 तो तीनों ही आएंगे। तो थर्ड वाला भी क्या हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, यानी कि बी सी डी तीनों ऑप्शन कैंसिल हो गए। तो हमारे पास बचा सिर्फ एक 1 और 2, यानी सेकंड तो करेक्ट था ही, फर्स्ट भी करेक्ट है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया बेस्ड ऑन बहुत थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो हमारे पास में थी कि भाई राइजोबियम है वो एक लेग्यूमिनस प्लांट में पाया जाता है, और अजोटोबैक्टर नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, लेकिन ये सिम्बायोटिक नहीं होता, फ्री लिविंग बैक्टीरिया होता है। क्वेश्चन 6 है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ माइकोरिजल फंजाई इन प्लांट रूट्स। माइकोरिजल फंजाई क्या करता है? क्या ये पेस्ट रेजिस्टेंस में काम आता है? नहीं। क्या ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है? नहीं। ये एनहांस करता है वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। देखो ये प्लांट का जो रूट्स थे उनको और काफ़ी एरिया तक बढ़ा देता है। तो प्लांट के रूट्स का काम ही ये होता है कि पानी का इंटेक करना, असेंशियल जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करना। तो जो सी पॉइंट होगा वो करेक्ट होगा। फिर है क्वेश्चन 7, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स इन एग्रीकल्चर। तो कुछ स्टेटमेंट्स हैं, ऐसे क्वेश्चन एक्चुअली में यूपीएससी में आते हैं। क्वेश्चन 5 की तरह क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरह क्वेश्चन आते हैं। थोड़े ये लॉजिकल थिंकिंग वाले, थोड़े आपकी स्टेटमेंट बेस्ड, थोड़ी आपकी मेमोरी को भी टेस्ट करते हैं, थोड़े आपकी लॉजिकल रीजनिंग को भी टेस्ट करते हैं। कैसे करते हैं वो समझते हैं। पहला पॉइंट है, राइजोबियम बैक्टीरिया
Rhizobium enters into a symbiotic association with cereals like wheat and rice. सी हमें ये तो पता है कि राइजोबियम जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होता है प्लांट्स के साथ में, बट वो व्हीट और राइस के साथ में नहीं होता, वो लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ में होता है, जो दलहनी पौधे होते हैं, दाल वाले पौधे होते हैं, उनके साथ में होता है। व्हीट और राइस दाल वाले पौधे नहीं होते, इनके अंदर वो रूट नोड्यूल जो हमने राइजो लेग्यूमिनस क्रॉप्स में देखा था वो नहीं होता है। सो फर्स्ट जो पॉइंट है वो गलत हो गया। सेकेंड पॉइंट है अजोटोबैक्टर इज अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम फाउंड इन नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप फील्ड। ये करेक्ट है। अजोटोबैक्टर फ्री लिविंग होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी है, और ये नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप फील्ड में पाया जाता है। थर्ड है फ्रैंकिया फॉर्म्स नोड्यूल्स इन एक्टिनोराइजल प्लांट सच एज कैसुएरिना एंड एलनेस। अब देखो ये थर्ड पॉइंट हमने नहीं पढ़ा है तो फॉर अ मोमेंट छोड़ देते हैं। फोर्थ है एनाबिना इज अ साइनोबैक्टीरियम ऑफन फाउंड इन एसोसिएशन विद अजोला इन पैडी फील्ड। ये भी हमने देखा था कि एनाबिना क्या है, एक साइनोबैक्टीरियम है जो पाया जाता है अजोला के केस में, अजोला के साथ में पाया जाता है। अजोला एक प्लांट है, एक तरीके से फर्न है ये, बट प्लांट टाइप ही है, इन पैडी फील्ड्स। तो पैडी फील्ड राइस के जो जहाँ पे उगाई जाती है वहाँ पे अजोला नाम का एक प्लांट आपको मिलता है, और उसके साथ में एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन में ये एनाबिना साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है। ये फोर्थ पॉइंट भी हमको पता है कि करेक्ट है। तो सेकंड और फोर्थ पॉइंट करेक्ट है। देखो फर्स्ट जो पॉइंट है वो तो गलत है, तो जहाँ पे भी फर्स्ट आए उसको हटा दीजिए। तो ऑप्शन हमारे पास बचता है केवल एक, बी। 2, 3 एंड 4। 3 और 4 तो करेक्ट है, हमें पता था। सॉरी, 2 एंड 4 तो करेक्ट है, हमें पता था। थर्ड का हमें नहीं पता था, लेकिन क्योंकि बाकी तीनों ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए तो उस बेसिस पर जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट हो गया। चलिए अब समझते हैं ये थर्ड वाला स्टेटमेंट भी। फ्रैंकिया क्या है, इज अ जीनस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, यानी एक प्रकार से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ये है। ये भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है विद अ ग्रुप ऑफ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के साथ में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ये फॉर्म करता है। और ये जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है इनको हम एक्टिनोराइजल प्लांट बोलते हैं। ठीक है। लेग्यूमिनस के केस में जहाँ जो दलहनी पौधे थे उस केस में जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाया गया था वो तो था राइजोबियम। लेकिन जहाँ पे ये नॉन लेग्यूमिनस प्लांट पाए जाते हैं वहाँ जिनको कि हम एक्टिनोराइजल प्लांट बोलते हैं, उनके केस में जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो है फ्रैंकिया। ये अब इन एक्टिनोराइजल प्लांट के जो नाम है वो है कैसुएरिना, एलनस, माइल्का, एलेग्नस। ये नाम है ऐसे कुछ एक्टिनोराइजल प्लांट के या नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के जिन केस में फ्रैंकिया नाम का नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाया जाता है। सेम वही प्रोसेस होगा, ये क्या करेंगे, फ्रैंकिया इन्फेक्ट करेंगे रूट्स को इन प्लांट के और रूट नोड्यूल्स बना लेंगे, कुछ गांठे टाइप बना लेंगे रूट्स के अंदर। फिर ये उन रूट नोड्यूल्स में ये फ्रैंकिया क्या करेंगे, ये फिक्स करेंगे नाइट्रोजन को, कन्वर्ट करेंगे अमोनिया में विच द प्लांट कैन यूज फॉर द ग्रोथ। सेम प्रकार से राइजोबियम के केस में जैसे हो रहा था वैसे ही यहाँ रूट नोड्यूल्स के अंदर ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन गैस को अमोनिया में कन्वर्ट कर देंगे जो कि इजीली प्लांट्स के द्वारा यूज हो जाएगी। इन रिटर्न प्लांट क्या सप्लाई करेंगे, इन बैक्टीरिया को विद कार्बोहाइड्रेट्स और एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट। उनको प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे बैक्टीरिया, जिसकी वजह से सेफ रह पाए उस एरिया के अंदर। और इस तरीके से ये नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम हो पाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विद रेफरेंस टू माइकोरिजा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन अ फंगस एंड प्लांट रूट्स। ये क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है फंगस और प्लांट रूट्स के बीच में। हाँ ये करेक्ट है, दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। इट एनहांसेस प्लांट टॉलरेंस टू ड्रॉट एंड सॉइल बोर्ने पैथोजेंस। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। देखो बेसिकली रूट्स का काम क्या होता है, पानी के इनटेक को बढ़ाना। अब ड्रॉट के केस के अंदर क्या होता है कि जो ऊपर वाला लेवल होता है सॉइल का वहाँ पे पानी नहीं होता, लेकिन नीचे जैसे आप जाते जाओगे कुछ ना कुछ पानी आपको मिल जाता है। तो जितने रूट्स ये नीचे तक जाएंगे उतना वाटर एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी बढ़ती जाएगी।
सो उसकी वजह से क्या हुआ, ये सेकंड पॉइंट भी करेक्ट हो गया। देन थर्ड है एर्बस्कुलर माइकोरिजा इम्प्रूव फॉस्फोरस अपटेक इन प्लांट्स। अब मुझे ये नहीं पता कि ये सही है कि नहीं, सुनने में तो ठीक लग रहा है बट मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं है, तो एक बार के लिए थर्ड स्टेटमेंट को छोड़ देते हैं। माइकोरिजा फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, नहीं, ये तो हमने पढ़ा था कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने वाला काम माइकोरिजा नहीं करता है, तो फोर्थ स्टेटमेंट तो गलत हो गया। तो देखो जहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट है वो काट देते हैं, डी के अंदर ऑल ऑफ द अबव है, 1 2 3 4 सब है, तो फोर्थ वाला तो हमने देखा कि गलत है, तो फोर्थ भी हमने काट दिया। तो बचा क्या हमारे पास में, ए, ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए में 1 2 एंड 3 तीनों आए हैं, यानी कि जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया जस्ट बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव रेड। हमें थर्ड वाला जो स्टेटमेंट था उसके बारे में हमने नहीं पढ़ा था हमारी नोट्स में, हमारे वीडियो लेक्चर में, बट हमने माइक्रोरीजा के बारे में जो उसका कॉन्सेप्ट उसको तो समझ लिया था। उस बेसिस पे हमने ये तीन स्टेटमेंट तो हमें पता चल गया कि करेक्ट है। फर्स्ट एंड सेकंड तो करेक्ट है, फोर्थ करेक्ट नहीं है, ये तो हमने समझ लिया था। बेसिक काम माइकोरिजा का करना क्या है, ये रूट्स का फैलाव को बढ़ा देते हैं, और रूट्स का बेसिक काम होता है कि मिनरल्स को, जो असेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करना और वाटर के इनटेक को बढ़ाना। तो उस बेसिस पे फर्स्ट एंड सेकंड तो करेक्ट है हमें पता था, फोर्थ गलत है वो हमें पता था। तो इस बेसिस पे तीन ऑप्शन कट गए, तो हमारे पास बचा सिर्फ एक ऑप्शन, एंड उससे ये क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी तरीके का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बायो फर्टिलाइजर्स आर करेक्ट। Biofertilizers are living organisms that improve soil fertility by fixing atmospheric nitrogen or solubilizing phosphorus. Yes, correct है। अब फर्टिलाइजर का काम क्या होता है, भी जितने भी जो असेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं एन पी के उनको प्रोवाइड करना प्लांट्स को। तो बायो फर्टिलाइजर की केस में भाई बायोलॉजिकल तरीके से, नेचुरल तरीके से हमने ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्प्शन को बढ़ा दिया। तो एन को बढ़ाने के लिए, नाइट्रोजन को बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन फिक्सिंग का प्रोसेस हुआ, फॉस्फोरस को बढ़ाने के लिए सोल्यूबलाइजिंग जो बैक्टीरियाज हैं उन्होंने अपना काम किया। अब दे कैन कम्प्लीटली रिप्लेस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन लार्ज स्केल एग्रीकल्चर। देखो कम्प्लीटली तो रिप्लेस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे जब आप करने लगते हैं तो ये इतने इफेक्टिव नहीं होते। छोटे स्केल पर हम इनको यूज़ कर सकते हैं बायो फर्टिलाइजर्स को, बट जो लार्ज स्केल पर एग्रीकल्चर जो हम करते हैं वो हम कमर्शियल बेनिफिट के लिए करते हैं, तो हमें बहुत जल्दी प्लांट की ग्रोथ चाहिए, बट बायो फर्टिलाइजर को काम करने में टाइम लगता है। तो इस तरीके से सेकेंड जो पॉइंट है वो तो गलत तो हो गया। देन थर्ड है ब्लू ग्रीन एल्गी एंड एजोस्पाइरलम आर एग्जाम्पल्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर। ये हमने पढ़े थे एग्जाम्पल्स, नाम भी हमने अच्छे से याद किए थे, तो थर्ड पॉइंट इज करेक्ट। देन फोर्थ है बायो फर्टिलाइजर्स आर इफेक्टिव ओनली इन एसिडिक सॉइल एनवायरनमेंट्स। अब ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है कि ये सिर्फ एसिडिक सॉइल एनवायरनमेंट में ही इफेक्टिव होते हैं। ये बाकी सॉइल एनवायरनमेंट में है, चाहे बेसिक हो न्यूट्रल हो, उनमें भी ये अपना काम करते हैं। जैसे कि हमने केस देखा था फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरियाज का, तो उन्होंने काम क्या करा, उन्होंने एक उन बैक्टीरियाज ने ऑर्गेनिक एसिड्स प्रोड्यूस करे, और ऑर्गेनिक एसिड ने क्या करा, आसपास का जो भी सॉइल का एनवायरनमेंट था उसको एसिडिक बना दिया। तो चाहे पहले से सॉइल बेसिक था या न्यूट्रल था, उन्होंने क्या करा, उसको एसिडिक नेचर में कन्वर्ट कर दिया सॉइल को, जिसकी वजह से जो फॉस्फोरस वाले कंपाउंड थे वो डिसॉल्व हो गए, और फॉस्फोरस इजीली अवेलेबल हो गया, ऐसे फॉर्म में अवेलेबल हो गया प्लांट जिसे कि वो यूज़ कर पाए। सो इफेक्टिव सिर्फ ओनली इन एसिडिक सॉइल एनवायरनमेंट सही नहीं है स्टेटमेंट, तो सेकंड को काट देते हैं। बचा पॉइंट 1 एंड 3 ओनली। फोर्थ भी हमने देखा कि ये भी गलत है, तो फोर्थ भी गलत हो गया। तो ऑप्शन ए इज ओनली करेक्ट। बायो फर्टिलाइजर्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन और सोल्यूबलाइजिंग फॉस्फोरस। थर्ड है ब्लू ग्रीन एल्गी एंड एजोस्पाइरलम आर एग्जाम्पल्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। With reference to phosphate solubilizing microbes, consider the following. ये टॉपिक भी हमने पढ़ लिया।
ये क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल दे कन्वर्ट इनसॉल्युबल फॉर्म्स ऑफ फॉस्फोरस इनटू एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स, राइट, दिस इज करेक्ट. Bacillus megaterium and Pseudomonas priata are examples of PSMs. नाम भी हमने पढ़े थे, right. Their activity is independent of soil pH. क्या उनकी एक्टिविटी इंडिपेंडेंट होती है सॉइल पीएच की? ये तो गलत है. तो देखो बेसिक काम है उनका एसिडिटी को बढ़ाना. अब जैसे देखिए कि जो एक ऐसा सॉइल है, किसी एरिया में जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा बेसिक इन नेचर है या बहुत ज़्यादा एल्कलाइन इन नेचर है, और पीएसएम जो बैक्टीरिया उनका काम क्या है? ये ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं. इन ऑर्गेनिक एसिड की वजह से क्या होता है? एनवायर जो सॉइल है उसको ये क्या कर देते हैं? ज़्यादा एसिडिक, इस सॉइल को ज़्यादा एसिडिक बनाते हैं. बेसिक तो फंक्शन है कि सॉइल को एसिडिक बनाना है, लेकिन अगर सॉइल पहले से बहुत ज़्यादा एल्कलाइन है तो ज़्यादा एसिडिक उसको नहीं बना पाएगा. एक लिमिटेड अमाउंट में तो वो ऑर्गेनिक एसिड को प्रोड्यूस कर पा रहा है. तो उस वजह से क्या हुआ? सॉइल उतना एसिडिक नहीं हो पाएगा जितना कि हमें चाहिए था, और जो पीएसएम अपना काम कर पा रहे थे फॉस्फोरस को डिसॉल्व करने का, वो नहीं कर पाएंगे, या बेटर तरीके से नहीं कर पाएंगे, उतना इफेक्टिव तरीके से नहीं कर पाएंगे. इसलिए हम ये जो थर्ड पॉइंट है वो गलत हो गया कि इनकी एक्टिविटी इंडिपेंडेंट है सॉइल पीएच से. इट इज़ डिपेंडेंट ऑन सॉइल पीएच. अगर सॉइल थोड़ा कम बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा तो आसानी से उसको एसिडिक बनाया जा सकता है, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा बेसिक होगा, बहुत ज़्यादा एल्कलाइन होगा तो उसको एसिडिक बनाने में ज़्यादा काम करना पड़ेगा या उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएगा. जो पीएसएम है दे इंक्रीज द रिक्वायरमेंट ऑफ केमिकल फॉस्फोरस फर्टिलाइजर्स. ये स्टेटमेंट तो एकदम गलत है. ये तो डिक्रीज कर रहे हैं केमिकल फॉस्फोरस फर्टिलाइजर की. भाई ये ऑलरेडी जो फॉस्फोरस सॉइल के अंदर प्रेजेंट है उसको अवेलेबल करा रहे हैं प्लांट्स के लिए ताकि उनको यूज़ कर पाए. बाहर से फॉस्फोरस की तो ज़रूरत हमें पड़ ही नहीं रही है. बाहर से फॉस्फोरस की ज़रूरत तब पड़ती है जब जो सॉइल में प्रेजेंट फॉस्फोरस है उसको प्लांट यूज़ नहीं कर पा रहा है. बट इनका तो काम ही ये है कि सॉइल में प्रेजेंट फॉस्फोरस को ऐसे फॉर्म में अवेलेबल कराना जिससे कि वो आसानी से एब्जॉर्ब कर पाए. सो स्टेटमेंट 4 इज़ ऑल्सो रॉन्ग. तो 3 एंड 4 पॉइंट जो हैं वो गलत हैं. तो जहाँ जहाँ पे भी 3 और 4 आया है उसको हम काट देते हैं, तो हमारे पास बचता है ऑप्शन पहला 1 एंड 2 ओनली. तो चलिए अभी क्वेश्चन करते हैं जो कि मेंस आंसर के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है. ऑल्दो इस टॉपिक से अभी तक यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस में अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हो सकता है कि फ्यूचर में कोई क्वेश्चन इसमें से आ जाए. एमसीक्यू टाइप जो प्रीलिम्स में आते हैं वो तो क्वेश्चंस हमने देख लिए. एक क्वेश्चन हम मेंस के पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं. यह एक प्रोबेबल क्वेश्चन है. डिस्कस द रोल ऑफ बेनिफिशियल माइक्रोब्स इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. सेंटेंस को समझते हैं. हमें डिस्कस करना है द रोल ऑफ बेनिफिशियल माइक्रोब्स. ऐसे माइक्रोब्स जो बेनिफिशियल हैं वो कैसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में यूज़ हो सकते हैं. इम्पॉर्टेंट वर्ड है सस्टेनेबल. सस्टेनेबल मतलब ऐसा ये एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस हो कि जो प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को तो हम ध्यान में रख ही रहे हैं, लेकिन हम स्टेक पे नहीं रख रहे फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को. यानी कि प्रेजेंट में ही हम इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर ले रहे हैं एनवायरनमेंट को कि फ्यूचर जनरेशन के लिए ना बच पाए. यानी कि मॉडरेशन में एग्रीकल्चर करा जाए, पोल्यूशन कम हो, प्रोडक्टिविटी अच्छी हो, प्लांट्स की ग्रोथ भी अच्छी हो, बट सॉइल भी डिग्रेड ना हो. तो वो होता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. अब हाउ कैन माइक्रोबियल बायोफर्टिलाइजर्स एंड बायोपेस्टिसाइड्स reduce our dependence on chemical inputs and support agroecological practices. माइक्रोबियल बायोफर्टिलाइजर्स की मदद से, बायोपेस्टिसाइड्स की मदद से कैसे है हम केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर डिपेंडेंस को कम कर सकते हैं एंड सपोर्ट कर सकते हैं एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस. एग्रो यानी एग्रीकल्चर रिलेटेड, इकोलॉजिकल यानी एनवायरनमेंट रिलेटेड. सो ऐसी प्रैक्टिसेस, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो एनवायरनमेंट के लिए भी ठीक हैं. सो इस क्वेश्चन में हमको बेसिकली ये बताना है कि कैसे माइक्रोब्स की हेल्प से हम एग्रीकल्चर के अंदर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट कर सकते हैं, कैसे बायो फर्टिलाइजर्स का यूज़ होता है, कैसे बायो पेस्टिसाइड्स हमें
मदद करते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको इंट्रोडक्शन में 2-3 लाइनें देनी होंगी। बेसिक इंट्रोडक्शन बताना है कि कैसे माइक्रोब्स दे हेल्प इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। देन आपको मेन बॉडी पार्ट पे आना है। अब जैसे कि हमने इस टॉपिक में क्या पढ़ा था कि माइक्रोब्स कैसे यूज़ होते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के फील्ड के अंदर। तो हमने देखा था कि वो बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज़ हो सकते हैं। बेसिकली केमिकल फर्टिलाइज़र की बजाय हम बायो फर्टिलाइजर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स बेसिकली होते क्या है, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। देन देयर आर फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया एंड माइकोरिजे, और ये क्या करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं बायो अवेलेबिलिटी ऑफ फॉस्फोरस एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। एंड इसकी वजह से वी रिड्यू आवर डिपेंडेंस ऑन दी सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स गेट रिड्यूस्ड। कॉस्ट लोअर हो जाती क्योंकि बाहर से नहीं खरीदना पड़ता, एनवायरनमेंट को भी कोई हार्म नहीं होता। देन हमने बायो पेस्टिसाइड्स का टॉपिक भी पढ़ा था। बैसिलस thuringiensis एंड ट्राइकोडर्मा स्पीशीज जो हैं ये यूज़ होते हैं पेस्ट कीड़ों को मारने में, फंगल पैथोजेंस को मारने में। अब ये एनवायरमेंटली सेफ ऑल्टरनेटिव्स होते हैं इन कंपैरिजन टू केमिकल पेस्टिसाइड्स, मिनिमाइजिंग बायो एक्यूमुलेशन एंड रेजिस्टेंस। देखो जो केमिकल पेस्टिसाइड्स होते हैं, कोई भी जो केमिकल्स होते हैं उनके अंदर बायो एक्यूमुलेशन की एबिलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल एक स्मॉल फिश है, वो पानी में रहती है और पानी में प्रेजेंट मरकरी को वो इनटेक करती है, तो उसके अंदर मरकरी का लेवल बढ़ जाता है। तो स्मॉल फिश को एक बिगर फिश ईट करेगी और बिगर फिश को हम ह्यूमंस खाते हैं। तो जो मरकरी जो स्मॉल फिश में था वो छोटे फिश से बड़े फिश में आया, देन बड़े फिश से हमारे अंदर भी आ गया। इसी तरीके से अगर जो केमिकल पेस्टिसाइड्स हम सॉइल में डाल रहे हैं, प्लांट्स में डाल रहे हैं, तो प्लांट्स को हम कंज्यूम करेंगे तो वो हमारे अंदर भी आ जाएंगे, तो बायो एक्यूमुलेशन होगा टॉक्सिक केमिकल्स का। देन केमिकल पेस्टिसाइड्स के यूज से रेजिस्टेंस भी बिल्डअप हो जाती है। देन केमिकल पेस्टिसाइड्स से रेजिस्टेंस भी डेवलप हो जाती है पेस्ट के अंदर, दैट ऑल्सो वी हैव सीन। बट जो बायो पेस्टिसाइड्स के केस में ये रेजिस्टेंस कम डेवलप हो पाती है। देन है प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग राइजोबैक्टीरिया। देखो प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग राइजोबैक्टीरिया। राइजोबैक्टीरिया मतलब कौन से, ऐसे बैक्टीरिया जो राइजोस्फीयर में पाए जाते हैं। और राइजोस्फीयर क्या है, राइजोस्फीयर यानी कि जो भी प्लांट के रूट के आसपास वाला जो भी एरिया होता है उसको हम राइजोस्फीयर बोलते हैं। और उस हमने देखा है कि राइजोस्फीयर के एरिया में बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, फॉस्फोरस को डिजोल्व करने में हेल्प करते हैं, एंड सो एंड सो। So we have seen how they help in root growth, enhancing the nutrient uptake, increasing the tolerance to abiotic stress, drought, salinity, etc. And decomposition and water cycling. अब यही माइक्रोब्स क्या है कि भाई डिकम्पोजिशन में, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने में, डिग्रेड करने में भी दे हेल्प। एंड उससे क्या होगा, जो वेस्ट है वो रिसाइकल हो जाता है। अगर कोई भी अगर पेड़ हैं, पौधे हैं, वो मर जाते हैं, देन दे व्हाट हैपेंस, उनकी जो लीव्स हैं वो सॉइल के अंदर अपने आप ही डिग्रेड होने लगते हैं। माइक्रोब्स उन पे काम करते हैं एंड उनको डिग्रेड करते हैं, सॉइल में ही उनको डिजोल्व कर देते हैं, तो ऑर्गेनिक मैन्योर भी वो बना देते हैं। सो इस वजह से जो वेस्ट था वो यूजफुल हो गया। तो वेस्ट का क्या हुआ, यहाँ पे रिसाइकलिंग हो गई। सो हमने डिस्कस कर लिया कि कैसे माइक्रोब्स आर बेनिफिशियल। अब इनके बेनिफिट क्या है, देखो एक तो इको फ्रेंडली है एंड दे आर नॉन टॉक्सिक। कोई भी चीज़ जो बायोलॉजिकल नेचुरल है वो इको फ्रेंडली होगी, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होगी एंड नॉन टॉक्सिक होगी। देन कॉस्ट इफेक्टिव एंड एक्सेसिबल फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है। कॉस्ट इफेक्टिव, भाई कोई चीज़ जो नेचुरली प्रेजेंट है उसके कोई पैसे थोड़ी ना लग रहे हैं, उनको आपको बाहर से बनाना नहीं पड़ रहा है, तो कॉस्ट इफेक्टिव है। और स्मॉल और मार्जिनल छोटे फार्मर्स के लिए ये बहुत अच्छे हैं। इम्प्रूव लॉन्ग टर्म सॉइल फर्टिलिटी एंड बायोडाइवर्सिटी। लॉन्गर टर्म में देखें तो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं। एंड बायोडाइवर्सिटी, ये बायोडाइवर्सिटी को भी बढ़ाते हैं। देखो कैसे बढ़ाते हैं, मान लीजिए प्लांट्स हैं, अब उन प्लांट्स के अंदर ये माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं। ये माइक्रोब्स क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहे हैं, जिससे कि प्लांट बढ़ रहा है, उसमें ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ हो रही है तो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी फील्ड के अंदर।
और ज़्यादा क्रॉप्स अगर ग्रो कर पा रहे हैं तो ज़्यादा एनिमल उनको खा पा रहे हैं या हम ह्यूमंस उनको कंज्यूम कर पा रहे हैं। तो देखो कैसे ये माइक्रोब्स जो एकदम फाउंडेशन पर थे, उन्होंने प्लांट्स को सपोर्ट किया, देन इन प्लांट्स ने बाकी एनिमल्स और ह्यूमंस को सपोर्ट किया। तो कैसे एक चेन ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इन पर डिपेंडेंट हैं। सो बायोडाइवर्सिटी को ये सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे जो टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं उनको सर्वाइव करने में ये हेल्प कर पा रहे हैं इनडायरेक्टली। तो ये कुछ बेनिफिट्स हुए। देन कुछ चैलेंजेस क्या हैं? लैक ऑफ अवेयरनेस एंड एक्सेस एट ग्रास रूट्स लेवल। पढ़े लिखे जो फार्मर्स हैं उनको नहीं पता इनके बारे में, अवेयरनेस नहीं है, तो वो हमें करवानी है। वेरिएबल इफेक्टिवनेस अक्रॉस एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। देखो ये भी जो बायो पेस्टिसाइड्स हैं या बायो फर्टिलाइजर्स हैं, ये जो बेसिकली ये जो माइक्रोब्स की जो एक्टिविटी है वो डिपेंड करती है एनवायरनमेंट पर। कहाँ पे पानी ज़्यादा है या नहीं, ह्यूमिडिटी कैसी है, टेम्परेचर कैसा है, सनलाइट कितनी है, एक्सेट्रा। और आपको पता है कि अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत सारा क्लाइमेट जो है वो चेंज होता रहता है। तो हो सकता है कि किसी एक जगह पे जो माइक्रोब्स काम कर रहे हैं वो दूसरी जगह पे उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर पाए। तो बहुत वेरिएबिलिटी है इनके काम करने में। देन थर्ड पॉइंट है नीड फॉर क्वालिटी कंट्रोल एंड बेटर एक्सटेंशन सर्विसेज। देखो क्वालिटी कंट्रोल की भी ज़रूरत है। कहीं कहीं पे ऐसे बायो फर्टिलाइजर्स का यूज ऐसे ही बिक रहे हैं। कुछ कुछ लोग ऐसे ही बायो फर्टिलाइजर्स को सेल कर रहे हैं जिनके अंदर जो माइक्रोब्स का काउंट है वो कम है, तो इतना इफेक्टिव नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट है कि हम इनकी क्वालिटी को भी इंश्योर करें एंड एक्सटेंशन सर्विसेज को भी बढ़ाएं। एक्सटेंशन सर्विसेज मतलब कि फार्मर्स को पता भी होना चाहिए कि इनको यूज़ कैसे करते हैं। जैसे कि भाई बायो पेस्टिसाइड्स हैं, इनको कितने टेम्परेचर पे स्टोर करके रखना है ताकि ये ख़राब ना हो और इफ़ेक्टिवली काम कर पाएँ। तो ये सब अवेयरनेस जो उन्हें हमें देनी है, उनको ट्रेनिंग देनी है कि कैसे इनको यूज़ किया जाए, ऑप्टिमल इनका यूज़ हो पाए, तो वो एक्सटेंशन सर्विसेज हुई। सो बॉडी के पार्ट को कवर करने के बाद में आपको कंक्लूजन के अंदर जो भी आपने अभी तक इसके अंदर लिखा है उसको सम अप करना है। इंटीग्रेटिंग माइक्रोबियल इनपुट्स एंड ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन केमिकल फर्टिलाइजर। यस, भाई अगर हम माइक्रोबियल इनपुट को और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को यूज़ करके केमिकल फर्टिलाइजर पे अपनी डिपेंडेंस को कम कर सकते हैं। To mainstream microbial technology, the government must strengthen research, regulation, and rural outreach under missions like Paramparagat Krishi Vikas Yojana and National Mission on Sustainable Agriculture। माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज़ करने के लिए गवर्नमेंट को ज़रूरी है कि भाई इससे रिलेटेड रिसर्च करे, रिसर्च पर और पैसा लगाए। रेगुलेशन भी इम्पॉर्टेंट है, क्वालिटी को इंश्योर करना भी इम्पॉर्टेंट है और इस टेक्नोलॉजी को गांव-गांव तक इसको पहुंचाया जाए कुछ स्कीम्स की मदद से, जैसे कि परंपरागत कृषि विकास योजना है, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है। तो कभी आपने इन स्कीम्स के बारे में पढ़ा होगा तो इनको आप इस तरीके से इस आंसर के अंदर इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे माइक्रोब्स एग्रीकल्चर की फील्ड में उनका एक बेनिफिशियल यूज़ हो सकता है। उसके बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चंस आज की वीडियो में करे, कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन करे और एक मेंस का भी क्वेश्चन करा है। क्वेश्चंस अभी तक आए नहीं हैं बट प्रोबेबिलिटी है कि आ सकते हैं, या एटलीस्ट आपको पता चल गया होगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम के अंदर। तो इस तरीके से हम आज का वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।